नीट एग्जाम और नीट एग्जाम का पेपर लीक होना लगातार कई सालों से तो आपकी ही सरकार है और आप जो दावे कर रहे हैं इसके बावजूद सड़कों पर जो समाज में जो भीड़ दिख रही है बेरोजगारों की, उससे तो आप मुंह नहीं चुरा सकते। हजारों की संख्या में कई ऐसे एमएसएमई हैं, छोटे लघु उद्योग, जो बंद हो गए हैं। हालांकि बंद होने के उनके कई कारण हैं, लेकिन बंद हुए हैं, ये कड़वी सच्चाई है। ज़्यादातर नेता जो होते हैं वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। जबलपुर का जिस लेवल पर औद्योगिक विकास होना चाहिए था, वो औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। उसका सबसे दुखद कारण एक और भी है कि जबलपुर तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही तरस रहा था। हम 3 पटरियों की तरफ दौड़ रहे हैं और देश की विकास गाथा भी उसी तरफ दौड़ रही है। अभी तक आपने डबल पटरी देखी थी, अब नई पटरी बिछाई जा रही है। दिग्विजय सिंह जब हुआ करते थे तब आप ही अपने क्षेत्र में नारे लगाते रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री लाल बत्ती में हो, पूरे प्रदेश की जनता मोमबत्ती में। आपकी भी सरकार थी, आजादी के बाद आप थे। आप लगातार भारत के मध्य प्रदेश और देश की आजादी के बाद आप ही तो थे, लेकिन आप कहां थे? नमस्कार। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह की छवियां उभरती हैं, लेकिन जब राजनीति करने वाला युवा हो, ऊर्जा से भरा हो, समर्पित हो और सेवा भाव से भरा हो, तो वो बात ही अलग होती है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अभिलाष पांडे की, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा में पुरुषों में सबसे कम उम्र के विधायक हैं और सर्वाधिक शिक्षित भी हैं, और उनमें ये सब गुण भी है और काफी सक्रिय है। एक ऐसे विधायक हैं जो अपनी कार में विधायक नहीं, सिर्फ सेवक लिखना पसंद करते हैं और लोगों के बीच में सहज उपलब्ध हैं। आज गजेबो स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए वो मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे, राजनीति से जुड़ी बातें करेंगे, युवाओं से जुड़ी बात करेंगे और तमाम अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिलाष भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोग विधायक बनने के बाद कार में बकायदा विधायक बोल्ड लेटर में लिखा रहता है, आप सेवक लिखकर चलते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या बताना चाहते हैं आप? देखिए, मैं हमेशा से इस बात के पक्षधर रहा हूं कि अधिकारों से ज्यादा कर्तव्य बोध व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। विधायक बनना एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन हम करते हैं। मेरा ये मानना है कि विधायक में अधिकार तो मिलते हैं, लेकिन कर्तव्यों की भी असीमित सीमाएं मिलती हैं। इसलिए उस कर्तव्य बोध के साथ मैं सेवक बनकर काम करना चाहता हूं। और जनता वैसे भी किसी भी जनप्रतिनिधि को जब चुनती है तो वो अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से अपने काम और अपने विकास के मॉडल पे वो चुनती है। तो इसलिए मैं सेवक बनकर काम करना चाहता हूं और उसी दिशा पर सेवक ही लिखता हूं और सेवक की तरह काम ही करता हूं। आपकी ही पार्टी के बहुत से ऐसे नेता हैं जो पार्षद हैं, सरपंच हैं, बोल्ड लेटर में पार्षद और सरपंच लिखकर चलते हैं, तो उन्हें भी कुछ समझाइए आप। देखिए, लोकतंत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां, अलग अलग प्रकार के चुनाव हैं, तो जनता अलग अलग तरह से अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों को चुनती है। मेरा ये विचार है कि मैं जो सेवक बनकर काम कर रहा हूं, और मैंने चुनाव में ये वादा भी किया था कि हम नेता नहीं, हम तो बेटा बनकर आए हैं, विधायक नहीं सेवक बनकर आएंगे, और मैं सेवा भाव के साथ ही काम करता हूं। ये मेरी अपनी सोच है और उसी दिशा पर काम कर रहा हूं। आप विधानसभा में सबसे कम उम्र के पुरुषों में विधायक हैं और सर्वाधिक शिक्षित हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं। देखिए, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से हूं और मेरे माता पिता दोनों गवर्नमेंट स्कूल के, मिडिल स्कूल के टीचर रहे हैं। और मैं पढ़ने के लिए जब स्कूल गया तब पापा का ये हमेशा कहना था कि पढ़ाई अच्छी हो। कॉलेज में पढ़ते हुए मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से की, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की, एलएलबी किया, एमए इकोनॉमिक्स किया, देन उसके बाद मैंने पीएचडी इकोनॉमिक्स से की। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रताम, पात्रतान धनमापनोति धनाः धर्मः तथा सुखम। विद्या हमें विनम्र भी बनाती है और आगे बढ़ने के मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसलिए एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, उस दिशा पर काम कर रहे थे। अच्छा, आपने, मुझे याद आ रहा, काफ़ी पहले आपने अजीनोमोटो का एक मुद्दा उठाया था विधानसभा में। अक्सर हम लोग भी बात करते थे, लोगों से सुनते थे कि जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसमें अजीनोमोटो मिला होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये हमारे लिए तो बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि कोई एक विधायक है जो इस मुद्दे को लेकर भी इतना संवेदनशील है, और आपने उस मुद्दे को उठाया, काफ़ी लोगों का समर्थन भी मिला। क्या रिस्पॉन्स रहा है अभी, वो उस मुद्दे का स्टेटस क्या है? देखिए, मैं उत्तर मध्य विधानसभा का विधायक हूं, यहाँ की जनता की सेवा करनी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं हमेशा एक बात का भान भी रखता हूं कि मैं मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य भी हूं।
इसीलिए मध्य प्रदेश में रहने वाली जो जनता है उसकी सेवा और उसकी दृष्टि से उसके लिए क्या लाभान्वित हो सकता है। मैं जब भी विधानसभा के सदन पे बात करता हूं तो किसी एक विषय पर ध्यान आकर्षण हर बार लाता हूं। फूड सेफ्टी एक्ट के विषय पर हमने बात की थी कि फूड सेफ्टी मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। जो आजकल के बच्चों में आपने देखा होगा कि बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर और चाइनीज नूडल्स और जंक फूड खाने के लिए बहुत तेजी से आतुर रहते हैं। एक्चुअली उसमें एक अजीनोमोटो मिलाया जाता है और कई इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जिसके कारण उन बच्चों में उस बात की लत बनती है। एक बार शायद आपने प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात में भी सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि एंटी ओबेसिटी जो है, जो बच्चों के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है, बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसका मूल कारण है जंक फूड और इस तरह के अजीनोमोटो। कई विकसित राष्ट्रों ने इसको अपने क्षेत्र में बंद कर भी रखा है। मैंने जब ये ध्यान आकर्षण लगाया हेल्थ विभाग पर, तब हेल्थ विभाग के अंदर माननीय मंत्री जी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने मुझे आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस विषय पर कठोर कदम उठाएंगे और मुझे आज आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के अंदर 150 नए फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भर्ती हुई और लगातार सैंपल टेस्ट हो रहे हैं और कहीं पर भी क्वालिटी के साथ जो कॉम्प्रोमाइज होता है उन बच्चों के भविष्य में ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार तटस्थता के साथ काम भी कर रही है। लोग ये कहते हैं कि ज़्यादातर नेता जो होते हैं वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। जातिगत मुद्दे उठाते हैं, कुछ विवादित मुद्दे उठाते हैं, लोगों का ध्रुवीकरण होता है और उसके बाद उनको फायदा होता है। लोग ये भी कह रहे थे कि कैसा मुद्दा उठाए, इससे उनको क्या फायदा होगा, लेकिन ये बात तो है कि पब्लिक को फायदा होगा। क्या सोचते हो आप? देखिए, मैं लोग जो भी सोचें उनमें क्या फायदा होता है, मैं तो हर काम के पीछे ये सोचता हूं कि मेरी जनता का क्या फायदा होगा, मेरे आने वाले भविष्य का क्या फायदा होगा। जो बच्चे जो आने वाले भारत का भविष्य हैं, हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, वो बच्चे यदि सुरक्षित और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम किस राष्ट्र की कल्पना करते हैं। इसलिए एक आम नागरिक और नेशन फर्स्ट मानते हुए इस दिशा पर ये उठाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी और मैं आज के इस अवसर पर आपके माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आगामी समय में सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। फायर सेफ्टी एक्ट भी लागू हो गया मध्य प्रदेश में, उसमें भी शायद आपकी भूमिका रही, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 1956 के बाद किसी भी प्रकार का, जब नगर पालिका नगर निगम अधिनियम बना, उसके बाद एक 74वां संविधान संशोधन आया जिसमें नगर पालिका के विषय को लेकर कई चीजें कही गई। लेकिन मध्य प्रदेश में आज तक भी कभी भी फायर सेफ्टी के लिए आग लगने के बाद की तो तैयारी थी, लेकिन आग ना लगे उसको लेकर कभी तैयारी नहीं थी। मैं लगातार 5 सदन में इस विषय को उठा रहा था। पिछले सदन में 25 फरवरी 2026 को मैंने ध्यानाकर्षण लाया, तब माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने मुझे कहा कि हम जल्दी फायर सेफ्टी एक्ट लेकर आएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया और मैं आज के इस अवसर पर मोहन यादव जी को और कैलाश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि जो फायर सेफ्टी एक्ट आया है, ये फायर सेफ्टी एक्ट आने से न सिर्फ नगरीय क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 की जहां पर जनसंख्या होगी उसके बीच में एक फायर स्टेशन बनेगा। फायर ऑडिट की एक साल में एक बार उसकी व्यवस्था की जाएगी। अभी तक फायर कभी भी कहीं आग जनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो एक फायर सेफ्टी ऑफिसर जो भोपाल के अंदर व्यवस्थित रूप से एक ऑफिसर बनाया जाएगा। साथ ही फायर और आपदा, ये दोनों विषयों को लेकर ट्रेंड करने वाले ऐसे लोगों की ट्रेनिंग की जाएगी। एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा जिससे आपदा प्रबंधन के समय भी वो लोग मदद कर सकें। मैंने ये विषय हमारी उत्तर मध्य विधानसभा का व्यापारिक केंद्र, जिसमें कोतवाली, निवाड़गंज, गलगला, कई ऐसे छोटे छोटे अंधेर देव, छोटे छोटे ऐसे स्थान हैं जहां पर फायर गाड़ी तो छोड़ो, मोटरसाइकिल भी ढंग से नहीं पहुंच पा रही। उन व्यापारियों की जब घरों में आग लगती है, दुकानों में आग लगती है, तो मैं आज आपसे पूछता हूं, यदि मान लीजिए राम की दुकान में आग लगी है तो बगल में श्याम की क्या गलती है, लेकिन उसकी दुकान भी जलकर खाक हो जाती है। मेरा हमेशा से यह मानना है कि आग न सिर्फ दुकान, प्रतिष्ठान, मकान या घर को जलाती है, आग भविष्य के सपने, आने वाले बच्चों के भविष्य और व्यक्ति के आत्मविश्वास को जलाकर खाक कर देती है। इसीलिए मैं आज धन्यवाद देता हूं कि मैं पहली बार का विधायक, एक विधायक किसी बात को बार बार हैमरिंग करता और सरकार से जो बात कहता है
और उस पर सरकार का कानून बन जाना, ये किसी विधायक के अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मैं आज के इस अवसर पर उपलब्धि ना मानते हुए ये कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं मध्य प्रदेश सरकार के प्रति कि आपने मेरी बात को सुना और न सिर्फ नगरीय बल्कि ग्रामीण क्षेत्र और 8.5 करोड़ जनता को सुरक्षित रखने का फायर सेफ्टी एक्ट लाया है। मोबाइल के मुद्दे पर भी आप अक्सर बोलते हो, तो आपने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए, उसके बारे में बताएंगे? देखिए, जब हम इस मोबाइल की बात करते हैं तो ये भी भविष्य का बड़ा खतरा है। हमने एक बात हमेशा विज्ञान में पढ़ी है कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। हमने इस बात को जब पढ़ा था तब इस बात में हमें समझ में आता है कि मोबाइल हमारे लिए जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। एक बार मैं एक ट्रेन में जा रहा था, एक 5 साल के बेटे को खाना खिलाने के लिए 4 लोग बैठे थे। दादा मोबाइल चालू करके बैठे थे, दादी टिफिन का बॉक्स पकड़ी थी, बिटिया उसकी बड़ी बहन उसके गाल खिला रही थी और माँ उसके कौर तोड़कर उसके मुख में डाल रही थी, लेकिन उसकी निगाह टिकी थी मोबाइल पर। मैं ये मानता हूं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल की लत को लेकर मैंने ध्यान आकर्षण लगाया। जब मैंने ध्यान आकर्षण लगाया तो सत्ता विपक्ष तो छोड़िए, दर्शक दीर्घा पर बैठे हुए लोग भी, उन लोगों ने भी तालियां बजाकर मेरा इसमें उन्होंने समर्थन किया। मैंने ये विषय इसलिए उठाया कि बड़े बड़े राष्ट्र जो होते हैं वो विकास की ओर जब अग्रसर होते हैं तो उनकी पीढ़ियों को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि बच्चे जब मोबाइल चलाते हैं तो डोपामाइन नाम का सिक्रेशन उनके ब्रेन में होता है, जिसके कारण आनंद की अनुभूति होती है। बच्चे जब एक मेटा का युग है, एक रील देखते हैं तो बार बार वो रील वही प्रकार की रील दिखाई देने लगती है। और इस डोपामाइन के बाद एक सर्वे रिपोर्ट आई है, जिसको दिल्ली में एक सर्वे रिपोर्ट है कि 2001 में 7%, 2011 में 14.3% और 2022 में 21.9% बच्चे ऐसे हैं जिनके मायोपिया की बीमारी, मोबाइल लगने, जो चश्मा लगने की बीमारी है, वो 18 से 20 से घटकर 10 से 12 साल हो गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम किस दिशा पर जाना चाह रहे हैं। आने वाला भविष्य, जो माता पिता, पेरेंट्स, मैं आपसे भी, आपके माध्यम से उनसे भी आग्रह करता हूं कि जब बच्चे ही सुरक्षित नहीं होंगे, आंखों में बड़े बड़े चश्मे लग जाएंगे, तो हम किसके लिए कर रहे हैं। मैं आज आपसे कहता हूं, मैं सारे लोगों को इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि आप अपने घर में कोई नो गैजेट जोन बताइए कि जहां पर आप मोबाइल लेकर नहीं जाते हैं। आजकल तो लोग बाथरूम के अंदर तक मोबाइल ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि नो गैजेट जोन बनाएं। आप घर में कोई एक स्थान तय करें कि जहां मोबाइल नहीं ले जाएंगे। लेकिन मोबाइल की बड़ी समस्या हमको ध्यान में आती है, इसीलिए मैंने जब यह ध्यान आकर्षण लाया तब सरकार ने गंभीरता से लिया। इसमें महिला बाल विकास, स्कूल एजुकेशन और हेल्थ, इन सारे विषयों ने मिलकर कहा कि हम इसमें जन जागरण चलाएंगे। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी आग्रह करता हूं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, आने वाले भविष्य के खतरे को समझिए। चलिए, एक अच्छी बात है कि आप एक नेता होते हुए भी इस मुद्दे पर आप इतने सेंसिटिव हैं। नहीं तो नेता अक्सर इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है कि इससे हमको क्या फायदा होगा। चूंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों की, तो फिर बात यूथ की भी होनी चाहिए। सड़कों पर अभी जो पिछले दिनों जो भी बवाल हुआ, यहाँ तक कि देश की संसद को घेरने की भी तैयारी हो रही थी, उसके बाद फिलहाल अभी केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया उससे राहत मिली है। तो नीट एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होना और रोजगार को लेकर आपकी अपनी कोई सोच होगी, कोई विचार होगा, और आज ये जो घटना हुई पिछले 4-5 दिनों में, 20-25 दिनों में, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं हमेशा से रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार का पक्षधर हूं। सरकारी नौकरियां कभी भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकती हैं। मैं हमेशा स्वरोजगार की बात करता हूं। अभी हाल ही में मैंने विधानसभा के सत्र में एक बात ये कही है कि बड़ा आईटी पार्क जबलपुर में है और जबलपुर में बड़ा आईटी पार्क होने के कारण मल्टीनेशनल कंपनीज आनी चाहिए, और उस दिशा पर भी हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों को रोजगार के साथ प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मूवमेंट है यूथ पॉलिटिक्स का, तो मैंने भी लगभग 11 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, फिर उसके बाद मैंने यूथ पॉलिटिक्स की है लगभग 11 साल, यूथ विंग के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप से भी काम किया है। मैंने हमेशा एक बात ये देखी है कि युवा जो होता है वो आने वाले भविष्य को लेकर बहुत चिंतित भी होता है, और आजकल बहुत जागरूक नौजवान भी हैं। जिस तरह का मूवमेंट हमने देखा, उस मूवमेंट में युवाओं ने अपनी बात करी। नीट का एग्जाम हुआ, उसके पेपर लीक का मुद्दा आया, उसके बाद लेकिन सरकार ने बहुत गंभीरता से उस मुद्दे को लिया और सरकार ने नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया। 22 लाख से ज्यादा नौजवान उसमें शामिल हुए, उसका रिजल्ट आया, खुशियों की खबर हम देख रहे हैं, बच्चे सिलेक्ट हुए।
लेकिन इसके बाद भी अकाउंटेबिलिटी जो शब्द है सरकार का, वो अकाउंटेबिलिटी कोई दिखाता है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाते हैं कि हम अकाउंटेबल हैं, हम सरकार हैं, हम जनता के प्रति। ये नौजवानों की सरकार। हम ज्ञान की बात करते हैं जिसमें गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता है। लेकिन 26 दिन लग गए उसको। निश्चित तौर पर मैं आपको इस बात के लिए कह रहा हूं, हमारी सरकार ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी यह थी कि नीट का एग्जाम जो हो वो एग्जाम फिर से रिकंडक्ट कराया जाए, बच्चों का एग्जाम हो, दोषियों को सजा हो। दोषियों के सजा होने के बाद जब सरकार ने संवाद का रास्ता खोला, और पहले दिन से ही हमारी सरकार कह रही है कि सदन के अंदर भी आप उस पर चर्चा करिए, लेकिन कांग्रेस भागती हुई दिखाई दे रही। राहुल गांधी कभी चर्चा करने को तैयार नहीं हो रहे। लेकिन नौजवानों के साथ सरकार है और नौजवानों की डिमांड पर ही जितनी डिमांड्स रखी गई थी, माननीय जेपी नड्डा जी के साथ मिलकर जितेंद्र सिंह जी और 2 प्रतिनिधि उन नौजवानों के आए और उनकी सारी डिमांड्स मानी गई। और बाद में सरकार के हमारे मंत्री जी का इस्तीफा भी हुआ, वो भी बहुत संवेदनशीलता के साथ उन्होंने अपना कदम उठाया। तो कुल मिलाकर सरकार नौजवानों की, और हमेशा हम नौजवानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि यहां जितने लोग हैं ये संवेदनशील सरकारों में काम करने वाले लोग हैं। वही संवेदनशीलता मोदी जी ने दिखाई है। संवेदनशीलता और पहले दिखाते तो ज़्यादा बेहतर होता। 26 दिन लग गए। लेकिन अगर हम बात करें शहर की, तो जबलपुर की ही बात करें तो एक दौर था जब 1 लाख कर्मचारी के आसपास सिर्फ डिफेंस में हुआ करते थे। अब 15-20 हज़ार सिर्फ बचे हैं वहाँ पर कर्मचारी, और दूसरे जो रोजगार के अवसर हैं बहुत कम हो गए हैं। जबलपुर क्षेत्र का युवा जो बाहर जाता है पढ़ने के लिए, फिर वापस नहीं आता है। वो कहता है कि यहाँ आकर हमारे लिए कोई जॉब नहीं है। तो कहीं ना आप लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि यहाँ का युवा पढ़ने के बाद यहीं पर लगे, यहीं पर अब जॉब पाए। अभी आपने आईटी पार्क की बात की, तो लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा जॉब नहीं है। गंभीर विषय तो है ये। देखिए, रोजगार के लिए हमारे लगातार सतत प्रयास हैं। मध्य प्रदेश की सरकार उस दिशा पर आगे बढ़ भी रही है। आपने देखा जबलपुर में ही हमने गारमेंट क्लस्टर भी खोला है, जिस गारमेंट क्लस्टर के अंदर युवाओं को रोजगार, उनकी ट्रेनिंग के साधन भी जुटाए गए हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं, औद्योगिक विकास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बड़ी कल्पना है। पिछला पूरा वर्ष हमने औद्योगिक विकास वर्ष के रूप से मनाया, जिसके लिए कभी आपने आज तक नहीं सुना होगा कि रीजनल कॉन्क्लेव हुई हूं। लेकिन रीजनल कॉन्क्लेव जबलपुर के अंदर भी हुई, इंदौर के अंदर भी हुई, छिंदवाड़ा के अंदर, हमारे ग्वालियर के अंदर हुई, रीवा के अंदर हुई। ये बेसिक जो चीजें क्षेत्र की हैं, उनके रॉ मटेरियल्स के हिसाब से हम कैसा डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन क्षेत्रों के हिसाब से, उस दिशा पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। हमने GIS की, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, जिसमें 11 लाख करोड़ के AMUs साइन किए गए, और उस दिशा पर औद्योगिक विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जबलपुर में नो डाउट, मैं आपकी बात से पूर्णतः इस बात के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि जबलपुर का जिस लेवल पर औद्योगिक विकास होना चाहिए था, वो औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। उसका सबसे दुखद कारण एक और भी है कि जबलपुर तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही तरस रहा था। सड़क, पानी, बिजली से ही जबलपुर जूझ रहा था। हमारा 2003 का जो नए पीढ़ी है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2003 का चुनाव हमने सड़क, पानी और बिजली के लिए ही लड़ा। आप सोचिए, आज के समय के नौजवान कभी सड़क, पानी, बिजली की बात भी नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे विकास के मॉडल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो बात आपने आईटी पार्क की है, ये मेरी भी चिंता का विषय है। मल्टीनेशनल कंपनीज आनी चाहिए। औद्योगिक विकास की दृष्टि से हमारा जलवायु अच्छी है, हमारे पास पानी है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। उस दृष्टि से बड़े उद्योग जबलपुर की तरफ आना चाहिए। हम उस दिशा पर प्रयास भी कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सतत प्रयास करेंगे। लेकिन जबलपुर के रोजगार, ज्ञान संपदा और साथ ही खनिज संपदा, इसका पलायन कैसे रुक पाए, उस दृष्टि से भी हम काम करेंगे। अभिलाष भाई, आप रीजनल कॉन्क्लेव की बात कर रहे थे कि लगातार सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन अभी जो जानकारी है कि हजारों की संख्या में कई ऐसे MSME हैं, छोटे लघु उद्योग, जो बंद हो गए हैं। हालांकि बंद होने के उनके कई कारण हैं, लेकिन बंद हुए हैं, ये कड़वी सच्चाई है। देखिए, मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। आपको जो भी इसमें जानकारी लगी हो, कई MSME हैवी इंडस्ट्रीज पे भी चेंज हुई हैं, जिनमें नए औद्योगिक विकास की तरफ वो बढ़ी हैं। कई बार किसी का टाइटल भी चेंज होता है, उसके कारण हमको लगता है कि पुरानी संस्थाएं बंद हो गई हैं। इसीलिए ये सारे जो काम हैं, सारे MSME हो चाहे हैवी इंडस्ट्रीज हो,
इन सबके विकास के लिए सरकार चिंतित भी है और काम भी कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिंगल विंडो सिस्टम की बात हम करते हैं औद्योगिक विकास की, आपने ही यहाँ पर जबलपुर में जब कलेक्टर दीपक सक्सेना जी थे तब उस समय आपने वहाँ पर एक सिस्टम का ओपनिंग किया था जो कलेक्ट्रेट के अंदर ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई आए और कोई उद्योगपति या कोई उद्योग लगाने आए, उसके लिए खुद कलेक्टर उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मॉनिटरिंग करते हैं, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी भी ताकत से लगे थे। नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है। पीएम मित्र पार्क धार के अंदर बदनावर में बनता है। आप सोचिए लाखों को रोजगार यहां पर मिलेगा। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कनेक्टिविटी बढ़ी है, रोड बढ़ी हैं, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने तरक्की की है, सिंचाई के संसाधन हमने बढ़ाए हैं। 5.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई, 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी जिसमें अंग्रेज, नवाब और कांग्रेस थी, लेकिन उसके बाद से जब से भाजपा की सरकार है हमने 53 लाख हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। हम कैन और वेतवा लिंक परियोजना की बात कर रहे हैं। हम पार्वती और काली सिंध को जोड़ रहे हैं, नर्मदा और छिप्रा को जोड़ रहे हैं। इसलिए विकास की तरफ हम अग्रसर हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर क्षेत्र में विकास के मॉडल पे काम करेंगे। छोटी इंडस्ट्रीज हो या बड़ी इंडस्ट्रीज हो, रोजगार के संसाधन के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है और उस दिशा पर हम आगे भी बढ़ेंगे। लगातार कई सालों से तो आपकी ही सरकार है और आप जो दावे कर रहे हैं इसके बावजूद सड़कों पर जो समाज में जो भीड़ दिख रही है बेरोजगारों की, उससे तो आप मुंह नहीं चुरा सकते। देखिए, मैं पहली बार ही आपसे मैंने पहले ही कहा कि सरकारी नौकरियां बेरोजगारी का हल नहीं है। स्वरोजगार से ही बेरोजगारी समाप्त की जा सकती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार जब से हम आए, पहले तो आपको ध्यान होगा, ये आप तो आज हमसे खुल के खुले हृदय से हमसे आप रोजगार और सृजन की बात कर पा रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकारें जब थी तब ध्यान है, तब क्या स्थितियां थी। लेकिन आज आप हमसे इस बात की अपेक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि हम कर पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लाखों रोजगार के संसाधन जुट रहे हैं, नए नए फैक्ट्रीज आ रही हैं, नए नए उद्योग लग रहे हैं, औद्योगिक विकास हो रहा है। हां, लेकिन यह भी मैं मानता हूं कि हर नौजवान अभी रोजगार के साथ नहीं जुड़ा है। हमारा संकल्प है कि हर हाथ को काम मिले, भविष्य की संभावनाएं सुरक्षित हों, उस दिशा पर सरकार आगे निरंतर बढ़ रही है। आपने बोल दिया कि सरकारी नौकरी इसका इलाज नहीं है, लेकिन जो सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हैं, तो अभिलाष भाई उसको तो भरवाइए। बिल्कुल। विश्व एशिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ कर्मचारी ही नहीं बचे। अब प्रोफेसर की तो समझ लीजिए संख्या बेहद कम हो गई है। आरडीबी की यही स्थिति है। आपने तो पढ़ाई की है वहाँ, हालात ऐसे हैं, तो इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पुलिस भर्ती, हेल्थ के अंदर भर्ती, एमपीबी के अंदर भर्ती, ऐसे लाखों पदों की भर्तियां अब होने वाली हैं जिनका लगातार काम चल रहा है और भर्तियां हो रही हैं। और ये सारी भर्तियां मध्य प्रदेश की सरकार करा रही है। मैं इस बात से आपके बिल्कुल इत्तेफाक भी रखता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि हमारा जैसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पर भी बड़ा सेटअप है। साथ ही उसके साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो क्षेत्र उनके साथ कनेक्ट होते हैं। मैं ये मानता हूं कि उनके अंदर भी भर्तियों की तरफ आगे सरकार विचार कर रही है और सरकार उस दिशा पर गंभीरता से काम भी करेगी। और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आने वाले समय में उन जगह की भी भर्ती होगी और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। आपने दिग्विजय सिंह सरकार का जिक्र किया। अभी कुछ समय पहले हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हुए थे प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया जी। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार है लेकिन ड्राइवर जो है मदहोश है, तो गाड़ी का पटरी से उतरना सुनिश्चित है। देखिए, डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। हम 3 पटरियों की तरफ दौड़ रहे हैं और देश की विकास गाथा भी उसी तरफ दौड़ रही है। अभी तक आपने डबल पटरी देखी थी, अब नई पटरी बिछाई जा रही है और हम उस तरफ विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। जब किसी गाड़ी में जब दौड़ती है और 3 जब इकट्ठी गाड़ियां दौड़ती हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार दौड़ती है तो बहुत पावर के साथ दौड़ती है। इसीलिए ड्राइवर पूर्ण होश में है, ड्राइवर विकास के मॉडल पे है, ड्राइवर लगातार देश की चिंता कर रहा है, लेकिन ड्राइवर का उद्देश्य नेशन फर्स्ट है। मध्य प्रदेश के जो ड्राइवर की सीट पे बैठे हैं माननीय मोहन यादव जी,
उनका समान नागरिक संहिता जैसे विषय पर उनका स्पष्ट मुद्दा है। देश का विकास सुनिश्चित करना उनका मुद्दा है। साथ ही हर जाति, वर्ग, समाज में बिना भेद किए विकास के मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए इस बात को कहना, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की विकास गाथा जो लिखी जा रही है वो निश्चित तौर पर बहुत गति के साथ आगे बढ़ रही है। पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। इनने तो 23,000 करोड़ रुपए से बजट की स्टार्टिंग की थी। हम 3,27,000 करोड़ के बजट पर पहुंच गए और 9.5 लाख का अनुपूरक बजट भी लेकर आ गए। ये विकास का मॉडल है, इसीलिए विकास की तरफ सरकार बन रही है। कर्ज भी लिया है? देखिए, ये कर्ज नहीं है, ये निवेश है। कांग्रेस की सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से, आपकी भी सरकार थी, आजादी के बाद आप थे। आप लगातार भारत के मध्य प्रदेश और देश की आजादी के बाद आप ही तो थे, लेकिन आप कहां थे? सड़क, पानी, बिजली के लिए लोग तरस रहे थे। वो गरीब से पूछिए जिसको एक झोपड़ी दे दी जाती थी और पूरा कहा जाता था कि इंदिरा आवास। आज देश के प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों को घर बनाकर दे रहे। आपकी आजादी के बाद सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री को लाल किले के प्राचीर से बोलना पड़ा कि हम बाथरूम बनवाएंगे घरों में, महिलाओं के इज्जत घर बनवाए जाएंगे। ये बात करने के लिए प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा। आपने तो बाथरूम और टॉयलेट तक नहीं बनवा पाए, फिर आप किस विकास के मॉडल की बात करते हैं? इसलिए मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस और विकास ये कभी एक साथ नहीं चल सकते। यदि विकास का विश्वास किसी के साथ है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आप यूथ हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जंतर मंतर में हजारों लाखों की संख्या में यूथ इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसमें एक जो काला पक्ष भी सामने आया। जो यूथ थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सनातन धर्म को गाली दी, धर्म को गाली दी, और जो ऐसी बातें भी वहाँ पर हुई जो एक सभ्य समाज में बिल्कुल शोभा नहीं देती। आप खुद एक यूथ हैं, विधायक हैं, जननेता हैं, आपके मन में क्या कुछ था ये सब देखने के बाद? एक नागरिक होने की हैसियत से आपने क्या सोचा? देखिए, मैं इस बात में तो संत रविदास जी को मानता हूं और उनके विचारों को आत्मसात भी करता हूं। वो हमेशा एक बात कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में मिलई सबई को अन्न, हिल मिलकर सब खुश रहें, रविदास रहे प्रसन्न। इस देश के नौजवान और युवा तरुणाई को मैं कहना चाहता हूं कि युवा का उल्टा करोगे तो वायु बन जाता है, और वायु जब अपने वेग के साथ चलती है तब कई प्रकार की चीजें हमको दिखाई देती हैं। यदि वायु मधुरता के साथ चले तो आनंद देती है, लेकिन वायु जब गतिशीलता के साथ चलती है तो बड़े बड़े दख्त और तख्त उड़कर अलग हो जाते हैं। लेकिन मैंने भी कई छात्र राजनीति के आंदोलन किए हैं। मैं उस आंदोलन का बिल्कुल विपक्ष और विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने भी आंदोलन किए हैं, घंटों लाठियां खाई हैं, अपने हाथ पैर तोड़वाए हैं, 15-16 बार जेल गए हैं, 20 बार लाठीचार्ज हुआ है और हाथ पैर सब कई बार टूटे हैं। लेकिन हमको तो आज तक कभी किसी ने दुबई से, किसी ने लंदन से, किसी ने कभी ऑर्डर देके खाना तो नहीं भिजवाया। लेकिन यदि ये इस प्रकार की स्थिति बनी है तो इस देश की युवा तरुणाई को इस बात में विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर ये कौन ताकतें हैं जो इसके पीछे लगी हुई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेपाल की घटना क्या है? आप क्या मानते हैं नेपाल के सत्ता परिवर्तन को? आप क्या मानते हैं बांग्लादेश की घटना को? इसलिए मैं नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि ये आपकी सरकार है, ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने की सरकार है, ये विजन 2047 को लेकर चलने वाली सरकार है, ये देश के युवाओं को आगे और तरक्की देने वाली सरकार है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं आज आपके माध्यम से उनसे भी आग्रह करता हूं कि हम ताकत के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन इस कर्तव्य के साथ भी हम चिंता करेंगे कि ये देश हमारा है, ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, ये देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा। इसलिए मैं उन सारे नौजवानों के साथ संपूर्ण ताकत के साथ, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं। अभिलाष भाई, आप अपने विधानसभा में सेवक के रूप में लगातार सक्रिय रहते हैं। हमने खुद देखा आपके मौके पर पहुंचते रहते हैं। बहुत सारे विकास कार्य भी आपने किए हैं, चर्चाओं में रहते हैं। कुछ आप जो महत्वपूर्ण विकास कार्य हैं आपकी नज़र में वो बताएं हमें। देखिए, मैं अपने विधानसभा के अंदर एक विजन को लेकर काम कर रहा हूं। मेरा शुरू से मानना है कि यदि आपका विजन नहीं होगा तो आप अपने मिशन को अचीव नहीं कर सकते। मैं 5S के कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा सुरक्षा, चौथा सेवा और पांचवा संस्कारधानी का विधायक हूं, इसलिए संस्कार को लेकर काम कर रहा हूं। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। विभिन्न जगह पर स्मार्ट बोर्ड लगा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं, टीचर्स को स्मार्ट बना रहे हैं, नई बिल्डिंगें बना रहे हैं।
अभी नया संदीपनी स्कूल लेकर आ रहा हूं जिसमें लगभग 45 करोड़ की लागत का वो स्कूल होगा। मैं चाहता हूं कि बच्चों के अंदर किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स ना हो कि हम किसी गवर्नमेंट संस्थान में पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के बीच में भी जाता हूं, उनसे संवाद करता हूं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी मिली है। जो 20-25 बेड का हॉस्पिटल था मनमोहन नगर, उसको हमने 100 बेड का हॉस्पिटल किया है, जो बड़ा सिविल अस्पताल होगा। हम अलग अलग जगह संजीवनी क्लिनिक चला रहे हैं। सेवा की दृष्टि से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विधायक की विधायक नीति खाली 2.5 करोड़ रुपया साल होती है और 2 साल की मिला लें तो 5 करोड़ होती है, लेकिन आज हमने 226 रोडें इस विधानसभा के अंदर बनाई हैं, जिसमें से बहुत सारी ऐसी रोडें हैं जिनकी मात्र एक ही रोड की कीमत 6.5 करोड़ से ज्यादा है। हम इस दिशा पर भी काम कर रहे हैं, साथ में सामुदायिक भवन बना रहे हैं। मैं वाटर मैनेजमेंट को लेकर भी काम कर रहा हूं और आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं सबसे, देखिए जिस जगह पे आप रहते हो अपने पिताजी से पूछिएगा कि वहां पर पानी कितने फीट पे था, आज पानी कितने फीट पर है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं हनुमान ताल तालाब बना रहा हूं, माढ़ो ताल तालाब बना रहा हूं, रानी ताल तालाब बना रहा हूं। इसके साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ला रहे हैं जिसमें जल का स्तर बढ़े। कुएं, चौपड़े, बावड़ी, तालाब जिनने हमारी पीढ़ियों को जीवन दिया, हम उस दिशा पर काम कर रहे हैं। हम सुरक्षा की दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। हमारा यातायात का बड़ा सेंटर, बड़ी गाड़ियां यहां पर बहुत सारे ट्रैफिक के कारण होती हैं, जिसमें हम थाने भी बहुत सारे आते हैं। लोगों की सुरक्षा में हमने परिसीमन कराया है, साथ ही उन सारे लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से मैं कैमरे भी लगा रहा हूं। मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये लाभ उठाना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र की जनता 250 परिवारों को एक साथ इकट्ठा हम कर रहे हैं, उनमें कैमरे लगाकर उनको सुरक्षित करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा पर भी काम कर रहे हैं और संस्कारधानी का विधायक हूं, इसलिए संस्कारों को लेकर काम करता हूं। मेरा हमेशा से यह मानना है कि घर में कोई एक व्यक्ति भी यदि असंस्कारित पैदा हो जाए तो उनकी पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। माता पिता किस संघर्ष से अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन उनके संघर्ष के साथ साथ उनको संस्कारित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम उस दिशा पर भी काम कर रहे हैं। यही मेरे विकास का मॉडल है और हम उसी दिशा पर काम कर रहे हैं। तो अभिलाष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और काफ़ी विनम्रता के साथ अपनी बात रखी आपने, जो कि आपकी ताकत है वो, क्योंकि आप अपने नाम के आगे विधायक नहीं सेवक लिखते हैं और ये शिक्षित होने की भी एक पहचान है। और विनम्रता आपको ताकत देती है, आपको आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर विलास पांडे, विधायक मध्य विधानसभा जबलपुर से। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके मन में भी कोई सवाल हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल या सुझाव लिखकर दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में शेयर करना न भूलें। नमस्कार।